अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 है और जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं वो आज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज से मुतल्लिका है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड टॉपिक है हमारा इसकी एक्सरसाइज। चूँकि आपको पहले मैं ये चैप्टर कवर करवा चुकी हूँ और अब हमने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो आपने इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुनना है। हम इस एक्सरसाइज के यानी कि इस चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है इसके तमाम क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी एक्सरसाइजेस में हमें क्या टास्क करने को कहे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.8 की, जिसमें हमें ये कुछ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स दिए हुए हैं और हमें ये कहा गया है कि इन वेरिएबल्स को तो पहले आप डिक्लेयर करें और उसके बाद इनको इनिशियलाइज करवाएं। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू इन वेरिएबल में स्टोर करें अकॉर्डिंग टू योर ओन डाटा। ठीक है, या फिर कोई भी डाटा जो इन डाटा टाइप्स के या इन वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आपने उसे इन वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। पहली वेरिएबल की टाइप जो इन्होंने हमें दी है वो है इनिशियल लेटर ऑफ़ योर नेम, फिर है इनिशियल लेटर ऑफ़ योर जेंडर, फिर है योर एज और उसके बाद है योर मार्क्स इन 8th क्लास, इसके बाद है योर हाइट। अब हमने इस टाइप यानी कि इन वेरिएबल्स को सबसे पहले तो डिक्लेयर करना है और उसके बाद इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर करना है। तो चलिए चलते हैं इस एक्टिविटी के प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, जो कि है #include standard input output dot h और उसके बाद #include con input output dot h। इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे। फिर आती है हमारी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम और इसमें हमारा जो असल काम है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग इनिशियल लेटर ऑफ़ योर नेम के लिए डाटा टाइप चूज़ करेंगे 4 और उससे आगे वेरिएबल लिखेंगे हम नेम, यानी कि 4 नेम। इसके बाद हमें दिया गया था इनिशियल लेटर ऑफ़ योर जेंडर, उसके लिए भी हम 4 जेंडर ये डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम चूज़ करेंगे। इसके बाद था योर एज और इसके लिए हम लोग इंट एज को लिखेंगे। इसके बाद था योर मार्क्स इन 8th क्लास, इसके लिए हम लोग इंट मार्क्स लिखेंगे और इसके बाद था योर हाइट और इसके लिए हम लोग फ्लोट हाइट को लिखेंगे। अब इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं नेम, जेंडर, एज, मार्क्स और हाइट, इन सब को डाटा टाइप वही असाइन की है जिस तरह की वैल्यू को इन वेरिएबल्स में स्टोर करवाना था। ठीक है, नेम क्योंकि उन्होंने कहा है फर्स्ट लेटर, हमने एक लेटर ही स्टोर करना है तो हम इसीलिए हमने डाटा टाइप 4 ली। जेंडर भी फर्स्ट लेटर कहा गया था इसीलिए हमने 4 को लिया। एज क्योंकि एज नंबर्स में होती है इसलिए उसके लिए डाटा टाइप इंटीजर को चूज़ किया गया। मार्क्स भी इसी तरीके से। अच्छा, यहाँ मार्क्स के लिए हम फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ये अंदेशा हो कि हमारे मार्क्स पॉइंट में लिखे जाएंगे। जैसे पॉइंट में भी मार्क्स आ सकते हैं 50.5, 100.5। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटीजर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने मार्क्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, वो पूरी होगी, मुकम्मल होगी, इसलिए तो यहाँ पे आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके बाद है हाइट। हाइट के लिए डाटा टाइप फ्लोट को चूज़ किया गया है क्योंकि फ्लोट जो है ये हाइट के लिए सबसे बेस्ट डाटा टाइप है। कोई पता नहीं हाइट की वैल्यू पॉइंट में आ जाए, ठीक है, जैसे 5.3 इंच, ठीक है, या फिर 6 फीट 0.9 इंच। सो इस तरीके से हम लोगों ने हाइट के लिए भी फ्लोट डाटा टाइप को चूज़ किया है। लेकिन अगर आपको लगे कि किसी की हाइट परफेक्ट है, 5 फुट है, 6 फुट है, ठीक है, या फिर जो है वो इंटीजर में है, तो आप इंटीजर हाइट भी चूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी वैल्यू पर कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है। ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चलेंगे इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस पे और इन वेरिएबल्स को हम वैल्यू देंगे अकॉर्डिंग टू देयर डाटा टाइप।
सबसे पहले हम लोगों का वेरिएबल था नेम, इसको हम वैल्यू देंगे n और इसको हमने लिखा है अपोस्ट्रोफी में। ऑब्वियसली करेक्टर डाटा टाइप है हमारी नेम की, तो इसलिए n को हम अपोस्ट्रोफी में ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जेंडर। तो जेंडर के अंदर भी हम लोगों ने f को स्टोर किया है अपोस्ट्रोफी के अंदर, क्योंकि इसकी डाटा टाइप भी 4 है। फिर है एज की डाटा टाइप इंटीजर थी, इसलिए 16 वैल्यू को स्टोर किया है हमने एज में। उसके बाद मार्क्स के अंदर 349 मार्क्स ये हमने स्टोर किए हैं, और हाइट हमारी है 5.3, ठीक है, 5 फीट 3 इंच, तो ये हमने हाइट के अंदर स्टोर कर दी। तो ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल तैयार हो गया और हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। सिर्फ़ और सिर्फ इस एक्टिविटी को देने का मकसद बुक में और आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डाटा टाइप चूज़ करनी आ जाए, और उसके बाद फिर जो डाटा टाइप आपने चूज़ की है उसके अकॉर्डिंग उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करना आपको आ जाए। ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये चेन्ड अप हैं, इनकी आपस में जो है एफिलिएशन है तमाम प्रोसेसेस की। अगर आप एक समझेंगे तो दूसरा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ तक हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप इस चैप्टर के तमाम पॉइंट्स को, तमाम जो है डाटा को मैं अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर कर पाई हूँ। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जितना हो सका हम इस लेक्चर में करेंगे और जितना हमारा रह गया हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं समरी की तरफ। इसमें बस हम जो डेफिनेशंस हैं इनको रिकॉल करेंगे, और ये जो समरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको यहाँ से इस चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसकी तमाम जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं वो यहाँ से मिल गई। मतलब अगर आपको चैप्टर को पढ़ते हुए किसी टॉपिक की डेफिनेशन के बारे में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मोस्टली डेफिनेशंस को इस समरी में फाइंड कर सकते हैं और इन डेफिनेशंस को यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट डेफिनेशंस के लिए इस्तेमाल होंगी, आपने इन्हें लॉन्ग के लिहाज से तैयार नहीं करना। लॉन्ग में अगर आपके ऊपर बुक में टॉपिक में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो भी आपने याद करनी है। अब चलते हैं सबसे पहली डेफिनेशन की तरफ समरी की, जो कि है सॉफ्टवेयर, फिर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फिर है प्रोग्रामर। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है। जस्ट मैं डेफिनेशंस की जो हेडिंग्स हैं इनको रिकॉल करूँगी और आपने इन डेफिनेशंस को अपने बोर्ड की तैयारी के हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फिर आती है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको आपने तैयार करना है। फिर है IDE, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये ज़रूर आएगी, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में मस्ट कम डेफिनेशन है, इसको याद करना है आपने। फिर आती है टेक्स्ट एडिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंपाइलर, ये भी करनी है आपने। फिर है सिंटैक्स और फिर आती है रिजर्व वर्ड, ये भी आपने तैयार करनी है एज शॉर्ट डेफिनेशन। फिर है हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन एंड देन बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सी के लिहाज से, आपने इनको भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर आती हैं कमेंट्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद है आइडेंटिफायर और फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड देन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये तमाम डेफिनेशंस आपने एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करनी है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपने इन शॉर्ट डेफिनेशंस को याद करते हुए अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि यहाँ समरी में तो शॉर्ट डेफिनेशंस आपको मिल गई, लेकिन ये मुकम्मल आंसर नहीं है किसी भी टर्म का, ठीक है। मैं शॉर्ट के लिहाज से बात कर रही हूँ। अगर आपने शॉर्ट के लिहाज से इन डेफिनेशंस को मुकम्मल तैयार करना है तो इनमें से वो डेफिनेशंस, तमाम नहीं, सारी नहीं, कुछ डेफिनेशंस, ठीक है, या हर वो डेफिनेशन जिसका सिंटैक्स पीछे बुक में दिया हुआ है और एक दो एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, उन डेफिनेशंस के साथ उन सिंटैक्सेस को और एग्जाम्पल को मिलाकर आपका 2 नंबर के क्वेश्चन का सवाल कंप्लीट होता है बोर्ड के लिहाज से, रावलपिंडी बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के लिहाज से, ओके। जैसे है कमेंट, ठीक है, तो कमेंट जब आपके पास आएगी डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन लिखी कमेंट की, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसकी 2 टाइप्स हैं, मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल कमेंट, और इन दोनों के सिंटैक्सेस भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप एक एक एग्जाम्पल भी ऐड कर दो,
ठीक है। अदरवाइज जो है सिंटैक्स तक आंसर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको डेफिनेशन के साथ, सिंटैक्स के साथ एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये आपके अच्छा स्टूडेंट होने की निशानी है और अच्छे मार्क्स लेने की भी एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट जाता है। गॉट माई पॉइंट। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से इसकी। ओके, समरी के बाद अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, ठीक है, जो कि है एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स और उसके अलावा कॉलम पर बेस्ड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ इसके। अब इस एमसीक्यूज़ में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस का, ठीक है, या सी लैंग्वेज का, जो कि आपकी या हमारी हेल्प करता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। और इसका आंसर है सी, आईडीई। आईडीई वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी हेल्प करता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। अब जो हमारा दूसरा एमसीक्यूज़ है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। तो हमें पता है कि वो कंपाइलर है जो कि हमारे सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है या एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो कंपाइलर इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। अब है हमारा एमसीक्यू नंबर 3, यानी कि वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके ज़रिए हम एक प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है बी, यानी कि सिंटैक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने के जो रूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। और वो हम लिखते हैं, हमें जो प्री डिफाइंड पहले से दिया हुआ सेट ऑफ करेक्टर्स है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 4 पे। इसमें ये कहा जा रहा है कि वो कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम में यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एज वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जिस मकसद के लिए वो प्रोग्राम में हैं हम उन्हें उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और भी मकसद के लिए नहीं। तो इसका आंसर भी है बी, यानी कि रिजर्व्ड वर्ड्स। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5, यानी कि जो इंक्लूड स्टेटमेंट है इसको हम किस सेक्शन में लिखते हैं। तो इसका आंसर है ए, हेडर, क्योंकि हेडर सेक्शन है प्रोग्राम का बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट जहाँ पे हम इंक्लूड की स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब है एमसीक्यूज़ नंबर 6, यानी कि वो कौन सी जो है सिंटैक्स हमारे कोड का हिस्सा है जिसके ज़रिए हम ऐसी स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं जो कि हमें ये समझा सकें कि प्रोग्राम के इस पार्ट में क्या परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को कहा जाता है कमेंट्स, और इसका आंसर है सी। अब एमसीक्यूज़ नंबर 7 की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती बल्कि जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। वो हैं कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। और इसका आंसर है बी, क्योंकि कांस्टेंट ही वो वैल्यूज़ हैं जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। हम इन्हें जैसा लिखते हैं ये वैसी ही रहती हैं, हम इनमें चेंजिंग्स ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 7 का बी आंसर है। अब एमसीक्यूज़ नंबर 8 कि फ्लोट इनमें से कितनी बाइट्स को यूज़ करता है। अब नीचे ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें सिर्फ वैलिड ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 4। फ्लोट 4 बाइट्स को यूज़ करता है या फिर 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ कि वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे इक्वल का ऑपरेटर है, बी इसका आंसर है। इक्वल का ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 10, तो ये जो इक्वल का ऑपरेटर है ये वैल्यू 10 को x वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो ये काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का या इक्वल के ऑपरेटर का। अब लास्ट हमारा एमसीक्यूज़ है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है एज कंटेनर इस्तेमाल हो सकता है, या तो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या फिर कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। वैल्यू किसी भी टाइप की हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वेरिएबल, ये इसका राइट आंसर है। वेरिएबल ही है जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ तक तो हमारे एमसीक्यूज़ हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ और देखते हैं कि उनका क्या सोल्यूशन है। तो ये है हमारे ट्रू फॉल्स, और सबसे पहले हम चलते हैं पहले ट्रू फॉल्स की तरफ।
अब इसमें सबसे पहले ट्रू फॉल्स में ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि क्या आपको पता है कि नहीं एक आईडीई के अंदर क्या कंपाइलर, डीबगर्स और उसके अलावा जो है टेक्स्ट एडिटर ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो बिल्कुल ज़रूर एक आईडीई जो है इन तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, इसीलिए वो आईडीई कहलाता है। तो ये ट्रू है। अब दूसरे ट्रू फॉल्स में ये पूछा जा रहा है कि क्या कंप्यूटर को वाकई ही जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ इसकी बाइनरी फॉर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि क्या ज़रूरी है कि प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाए 0 और 1 की फॉर्म में। तो हमें पता है कि कंप्यूटर इसके बगैर नहीं समझ सकता हमारे प्रोग्राम को, तो उसकी कन्वर्जन बाइनरी फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी ट्रू है। तीसरा जो ट्रू फॉल्स है वो ये है कि क्या कॉलम एक रिज़र्व वर्ड है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, कॉलम रिज़र्व वर्ड में नहीं आता क्योंकि ये उसकी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये हो गया फॉल्स। अब फोर जो ट्रू फॉल्स है इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, कमेंट गोज़ हेयर। अब ये सही करके लिखनी कैसे है ये आपने खुद करना है, क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, मल्टी लाइन कमेंट में ये टॉपिक आपका मेंशन्ड है। अब उन्होंने पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये गलत है, ये फॉल्स है। और अब सही कैसे है ये आपने खुद लिखनी है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है होम। उसके बाद है ट्रू फॉल नंबर 5, यानी कि क्या फ्लोट जो है उसकी प्रोसीजन अप टू 6 डिजिट्स है। तो यस ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। जो है फ्लोट की जो प्रोसीजन है वो अप टू 6 डिजिट्स है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये ट्रू है। अब ट्रू फॉल्स को करते हुए हमने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि ट्रू फॉल्स ठीक हैं या गलत हैं, बल्कि अगर वो ठीक हैं तो हमें वो भी प्रूफ करना आना चाहिए, और अगर वो रॉन्ग है तो हमें वो भी प्रूफ करना आना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपकी मज़ीद नॉलेज में इजाफा होगा। मे बी कुछ चीज़ें जो चैप्टर में हमने कवर की हैं वो उस पॉइंट पे जो है वो हमें समझ ना आई हों, ठीक है, या हम उनसे अनअवेयर हों और हम एमसीक्यूज़ या फिर ट्रू फॉल्स या फिर कॉलम्स के ज़रिए उन्हें पहचान जाएं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर में मेंशन नहीं है, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ और वो एज क्वेश्चन आंसर आया हुआ है, तो इस तरीके से हमारी नॉलेज में ज़्यादा इजाफा हो सकता है हमारे कोर्स से रिलेटेड, विच इज़ सी लैंग्वेज। ओके, अब हम बाकी क्वेश्चन आंसर्स को साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद टाइम। बट अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाना चाहती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने जो है मैच द कॉलम के क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ दिस। अब इन्होंने यहाँ पर कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी दिया हुआ और कहा है कि मैच करें। तो आपने लाइंस नहीं लगानी, ठीक है। बोर्ड में अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि लाइंस लगा देते हैं, एंड इट लुक्स वेरी बैड, एंड ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है आपके एग्जामिनर पर। आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास कॉलम ए है ना, और फिर कॉलम बी है, तो कॉलम ए के साथ जो मैचेबल आंसर है बी में, बी से उस आंसर को उठा के आपने सी कॉलम में लिख देना है, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट वे, ये सबसे अच्छा तरीका है आपके सोल्यूशन देने का। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे जो है मैच द कॉलम की तरफ, विच इज़ आईडीई। तो आईडीई पहले वाले का आंसर है सी लाइन, आपने सिंपली कॉलम सी में सी लाइन को लिख देना है। दूसरा है टेक्स्ट एडिटर, इसका आंसर नोट पैड आपने कॉलम सी में लिखना है। तीसरा फिर है हमारे पास कंपाइलर, और कंपाइलर का आंसर है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, ये आपने सी कॉलम में लिखना है। फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आंसर है ये है पाइथन, ये पाइथन आपने इसके आगे कॉलम में लिखना है सी में। इसके बाद है रिजर्व्ड वर्ड, तो इसका आंसर है स्ट्रक्ट, STRUCT, ये आपने आगे सी कॉलम में लिखना है। फिर है लिंक सेक्शन, और इसका आंसर है इंक्लूड स्टेटमेंट, ये आपने इसको इसके साथ मैच करना है और लिखना है सी कॉलम में इंक्लूड स्टेटमेंट को। फिर है बॉडी ऑफ मेन, इसका आंसर है एच, यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस दी हुई हैं ये आपने सी कॉलम में लिखनी है। और फिर आखिर में है कमेंट, और इसका आंसर है ई, यानी कि ये जो छोटी सी एग्जांपल दी हुई है आपके सामने, ये आपने पिक करनी है और इसको आपने लिख देना है सी कॉलम में। तो यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट हमारे फर्स्ट चैप्टर का। अब हम साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स अपने करते रहेंगे कंप्लीट, ठीक है, और पूरी हम एक्सरसाइज जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसकी तैयारी करनी है अच्छी सी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जब चाहें पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। और आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।